ना, पढ़ाई सहज हो जाती है। जिस विषय को आप पढ़े उसमें आपको मजा आना चाहिए, रस आना चाहिए, है ना, ताकि आप उसको किसी भी समय पढ़ सकें। कविता में मुझे बड़ा रस आता है जब मैं तनाव में होता हूँ, चिंता में होता हूँ, तो कविता पढ़ने लगता हूँ, है ना, और कविता रिसाइट करने लगता हूँ, दिल को बड़ी शांति मिलती है। और कविता ही वो है जिसने मुझे अमेरिका में एक शिक्षक के रूप में स्थापित किया। कैसे किया कि जब मैं अमेरिका में पढ़ाने गया, अभी 9 साल से पढ़ा रहा हूं, पहले साल मुझे बड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि वो जो मटेरियल होता था वो बड़ा, जो किताबें होती थी मुझे खुद को समझ में नहीं आती थी इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो मैंने क्या किया कि एक साल तो आधे साल जैसे तैसे पढ़ाया, सेमेस्टर सिस्टम होता है। दूसरे सेमेस्टर में मैंने सोचा कि इसको बदलना पड़ेगा, तो मैंने खुद अपने मटेरियल बनाए कि जो मैं खुद समझ सकता हूं। अरे जो चीज मैं ही नहीं समझ सकता हूं तो मेरे छात्रों को क्या समझाऊंगा? जिस चीज में मुझे ही आनंद नहीं आता तो मेरे छात्रों को आनंद कैसे आएगा? तो मैंने क्या किया कि जो हिंदी में जो व्याकरण सिखाते हैं, शब्द सिखाते हैं, शब्द भंडार सिखाते हैं, उनको उर्दू के शेर से जोड़ा, है ना। जैसे कि मुझे अगर कोई पास्ट टेंस पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा, पहले उसकी प्रैक्टिस भी होगी, फिर एक उर्दू का शेर सुनाऊंगा। उर्दू का शेर बड़ा अच्छा होता है, बाय द वे, 2 लाइन में खत्म हो जाता है, भाषा के में उसमें बड़ा चमत्कार होता है, तो छात्रों को बड़ा मजा आने लगा, है ना। तो एक लेक्चर देता था और फिर उसको अंत एक उर्दू के शेर से करता था। छात्रों को कहता था कि आप बताइए इसका मतलब क्या है, वो खुद बताते थे, और फिर वो उसको अगले दिन का होमवर्क होता था कि इसको याद करके कल क्लास में सुनाना है। और फिर जब वो क्लास में सुनाने आते थे तो फिर मैं वाह वाह करके और उनको मुशायरे की तहजीब सिखाता था। भाई ये भी तो तहजीब है ना। तो इस ढंग से वो उर्दू के शेर बड़े फेमस हो गए, हिट हो गए, और मेरे विद्यार्थियों को इतने पसंद आए कि उन्होंने मेरा नाम मतलब प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग टीचिंग के लिए नॉमिनेट किया, और 2011 में मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बेस्ट 5 प्रोफेसर में था। तो ये ये होती है कि मौलिकता, नकल मत कीजिए, खुद में जो गुण है उनको पहचानिए, है ना, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता हो, तभी आप वो आगे पढ़ा पाएंगे। एक और बात, मैं तो इतिहास और इन सब का आदमी हूं, बातें बहुत टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मास्टर आदमी, क्लास शुरू हो जाती है तो घंटे से पहले खत्म नहीं होती है। हालांकि अमेरिका में एक स्वस्थ परंपरा है कि आपकी 1 घंटे की कक्षा है तो आधे घंटे ही बोलना है, आधे घंटे स्टूडेंट्स आपसे पूछेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं जहां समझ में नहीं आया हो। हनीफ भाई बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, इनसे काफी बातें हुई मेरी। एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा मुझसे कि और इन्होंने इसका जिक्र भी किया कि आप उर्दू पढ़ाते हैं, है ना। पहली बात तो एक हिंदू नाम है दलपत सिंह, वो उर्दू कैसे, पहली बात तो सीखी कहां से, है ना। तो बड़े बड़े सवाल उठते हैं। एक्चुअली शिक्षा की जो संस्थाएं होती है, मतलब जहां हम ज्ञान पाते हैं, वो शिक्षण संस्थाएं अगर हमारे पूर्वाग्रहों को, अगर हमारी कमियों को, हमारी रूढ़ियों को नहीं तोड़ती है तो शिक्षण संस्थाएं कुछ काम की नहीं है। जो कुरीतियां हम समाज से कोई कुरीति सीख के आते हैं और उसको वही व्यवहार हम अगर स्कूलों में करते हैं तो आपने शिक्षण संस्थान में कुछ नहीं सीखा, है ना। अगर आप स्वस्थ वातावरण नहीं क्रिएट करें किसी स्कूल में जहां सब जातियों के छात्र, सब धर्मों के छात्र साथ में बैठ के बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी रोक टोक से अगर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो शिक्षण संस्था का कोई औचित्य नहीं है। और वो मुझे जेएनयू ने सिखाया। जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हिंदी जो करता है, हिंदी में जो एमए करता है, उसको उर्दू पढ़ना जरूरी है, उर्दू अनिवार्य है, आपको पढ़नी ही पढ़नी। अच्छा, उर्दू पढ़ना क्यों अनिवार्य है? आपके मन में सवाल आता होगा कि ये तो बड़ा थोपा गया निर्णय है, ये तो भाई। तो हुआ ये, और इसी से अनिफ भाई का सवाल जुड़ा हुआ है कि जब अंग्रेजों का शासन था, है ना, जिसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं, बाय द वे अगर ज्यादा विषयांतर हो जाए तो आप मुझे रोक लीजिएगा। ब्रिटिश लोग जब यहां आए तो 1857 की जो क्रांति हुई, हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, तो उसमें जो भारतीयों की एकता थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, तमाम तरह के लोग, वो जिस कंधे से कंधा मिला के लड़े, उनको ये लगा कि अगर इनमें ऐसी बातें नहीं इनके दिमाग में बिठा दी जाए जिनसे ये एक दूसरे से अलग मानने लगे, तब तक इस देश में हमारा रहना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आप हथियारों के बल पर, हिंसा के बल पर किसी नेशन, किसी राष्ट्र को गुलाम बना सकते हैं,
लेकिन अगर आप उसकी चेतना को गुलाम नहीं बनाए तब तक आप उस पर राज्य नहीं कर सकते। जब तक आप उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को, उसका जो सदियों से चली आ रही जो उनका ज्ञान है, उसको आप नीचा नहीं दिखा पाते, तब तक आप उस जाति पे राज्य नहीं कर सकते। अंग्रेजों को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी, है ना। तो उसमें हुआ ये कि 1857 की क्रांति में जब भारतीयों को बहुत प्रशासनिक और उस हिंसा के साथ दमन कर दिया, तब भारतीयों को लगने लगा कि भाई अब तो अंग्रेजी शासन दैवीय सच्चाई हो गया, मतलब खुदा का राज है। अगर आप शिमला में अंग्रेजों की राजधानी देखेंगे तो उसको ऐसे बनाया गया है कि 1000 साल तक उसका कुछ नहीं होगा। मतलब 1900 में अंग्रेज सोच रहे थे कि 1000 साल तक तो यहां राज करना ही है ना। तो उन्होंने ये किया कि अब हिंदू लोग सोचने लगे कि भाई अब तो अंग्रेज तो यह राजा है और हम प्रजा है, तो हमको डिमांड करनी है कि भाई हिंदू लोग इतने हैं और ये हमारी भाषा है और हमको ये नौकरियां चाहिए, हमारे समाज वालों को ये नौकरियां चाहिए। मुसलमान थोड़े हैं, इनके वो पूजा स्थल बाहर है, वो उधर है ना। तो मुसलमान उस ढंग उसी कड़ी में लेट 19th सेंचुरी में, मतलब 19वीं शताब्दी की अंत में उर्दू खाली मुसलमानों की भाषा बन गई। मुसलमान लोग उसको लेकर लड़ते थे, उनका कल्चर हो गया। उर्दू में ज्यादा फारसी और अरबी के शब्द आने लगे और हिंदी हिंदुओं की भाषा बन गई, है ना। उसमें ज्यादा संस्कृत के शब्द, और फिर ये दो भाषा का मामला जो दो जातियों से जुड़ा था, जो आगे जाकर दो राष्ट्रों की बात हो गई। इधर से हिंदुस्तान बन गया, इधर पाकिस्तान बन गया, है ना। तो ये कॉलोनियल लेगेसी है, जो भाषा को, धर्म को हमको ये सिखाया जाता है कि नहीं ये अलग है, वो अलग है। और यही होता है, भले ही अंग्रेज चले गए हो, बहुत सारी बातें हम आज ऐसी की ऐसी उनकी कंटिन्यू किए जा रहे हैं ना, इसलिए उसको तोड़ने की जरूरत है। कुछ एक बातें मैं और